नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे दोबारा से स्वागत है। आज जिस वीडियो को हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो वीडियो मेनली है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और उसके इम्पैक्ट पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे इंडियन सोसाइटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है हम उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंसेप्ट, डेफिनेशन और बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया इस पे चर्चा की थी। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को देखेंगे, कास्ट सिस्टम पे, फैमिली पे, मैरिज पे, बाकी अन्य विषयों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों से शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इस पूरे टॉपिक को हम इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले पेज पे ऐसे लिख दिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर हमें इम्पैक्ट देखना है इंडिया में तो मेनली हम कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर पे देखेंगे, स्टेटस ऑफ विमेन पे देखेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर पे देखेंगे, मैरिज सिस्टम पे देखेंगे, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पे देखेंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड डिफ्रेंसिएशन पे देखेंगे और बाद में मैंने सोर्सेज को भी इंक्लूड किया है कि कहाँ कहाँ से मैंने ये पूरे मटेरियल को रेडी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। उसमें सबसे पहले मैं कास्ट सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने दिखाया है कि इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के, इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उसमें 2 पोर्शन में मैंने कंप्लीट किया है जिसमें ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कंटेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने हेरार्की, कास्ट हेरार्की को लिया है और रिलीजन को लिया है, पुरुषार्थ, कर्म, पुनर्जन्म, इन सारे धर्म, इन सारी कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया है। तो आप जानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम होता है वो इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर का, जो भारतीय सामाजिक संरचना है, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में हमें हमेशा से दिखाई देती रही है। हाँ, अब देखा जाए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का या जितने भी प्रोसेस आपने पीछे पढ़े हैं, वो चाहे संस्कृताइजेशन हो, चाहे सेकुलराइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इन सब का कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट कास्ट सिस्टम पे निश्चित पड़ा है। तो देखते हैं कि कास्ट सिस्टम पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। सबसे बड़ा आप जानते हैं अच्छे से कि कास्ट सिस्टम जो है वो हायरार्की में डिवाइड है, अलग अलग संस्थानात्मक व्यवस्था में विभाजित है, जिसमें अलग अलग जाति के लोग एक एक संस्तरण पे स्थापित हैं और उनमें कहीं ना कहीं से कुछ जो कहा जाता है वैल्यूज़ को लेके, कुछ इथिक्स को लेके, कुछ उनके लाइफ स्टाइल को लेकर के डिफरेंसेस बने रहते हैं। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे प्रोसेस के बढ़ने से ये कास्ट सिस्टम जो पहले ओल्डर डेज में परंपरागत समाज में जो बहुत पावरफुल, मतलब शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित था, वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि जाति व्यवस्था समाप्त हो गई है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जाति व्यवस्था आज भी हमें दिखाई देती है और मजबूती के साथ दिखाई देती है। हाँ, उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। जो उसके शक्तिशाली स्वरूप था, शक्तिशाली स्वरूप मतलब कि हम एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में मूव नहीं कर पाते थे, एक संस्थानात्मक व्यवस्था से दूसरे संस्थानात्मक व्यवस्था में व्यक्ति मूव नहीं कर पाता था। मतलब सोशल मोबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, क्लोज्ड सिस्टम था। ऑक्यूपेशन, मैरिज, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मतलब कि व्यवसाय और विवाह, खान पान, इन सब में कुछ न कुछ निर्योग्यताएं थी। आप देखिए, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग के साथ खाते नहीं थे, उनके साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं करते थे और हर जाति की अपनी कुछ न कुछ परंपरागत व्यवसाय होती थी। ये उनके व्यवसाय से ही उस जाति को पहचाना जाता था। पर आज के संदर्भ में
जैसे जैसे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ती गई, जाति व्यवस्था में जो ये निर्योग्यताएं थी, विवाह संबंधी निर्योग्यताएं, खान पान संबंधी निर्योग्यताएं, व्यवसाय संबंधी निर्योग्यताएं, ये निर्योग्यताएं धीरे 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 अब समाप्त हो रही हैं। आज देखा जाए तो हर जाति के लोग आपस में मिल करके खान पान कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो द कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस स्टार्टेड लूजिंग इट्स फोर्स इन द वेक ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही हूँ, पर जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मतलब तकनीकी जो विकास हो रहा है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, फिर कॉमर्शलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, फिर गवर्नमेंट जो अलग अलग जो सरकार अलग अलग एफर्ट कर रही है ताकि कास्टलेस सोसाइटी बन सके हमारे समाज में, और साथ में संस्कृतिकरण मतलब कि जो लो स्ट्रेटा पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है या जो समूह है वो हाई स्ट्रेटा का में जाने का प्रयास करता है। कैसे करता है? उनके खान पान का, उनके लाइफ स्टाइल का अनुसरण करते हुए। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिससे कि कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हमें दिखाई दे रहा है। अब सेकंड पॉइंट को अगर डिस्क्राइब किया जाए कि स्टेटस ऑफ विमेन में क्या फ़र्क पड़ा है, तो ये निश्चित है कि जो स्त्रियों की परिस्थिति है, जो महिलाओं की परिस्थिति है, वो कहीं ना कहीं से औद्योगिकीकरण या उसके जैसी अन्य प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बढ़ी ही है, कहीं से घटी नहीं है। तो मतलब इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की परिस्थिति में ऑब्वियस सी बात है कि इम्प्रूवमेंट आया है। कैसा इम्प्रूवमेंट आया है कि वो इंडिपेंडेंट हुई हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुई हैं, आर्थिक रूप से वो सशक्त हुई हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे रोजगार के जो संसाधन हैं वो महिलाओं को भी उपलब्ध हुए हैं। क्योंकि आप देखिए तो फैक्ट्री सिस्टम जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि फैक्ट्री सिस्टम, तो फैक्ट्री सिस्टम में महिलाओं को भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, वो पुरुषों के बराबर आकर के काम कर रही हैं। और साथ में इसके कारण से और भी बहुत सारे सेक्टर्स में महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से उनके स्टेटस में फ़र्क आया, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुई, साथ में जो सोसाइटी का रेस्पेक्ट है उनके प्रति, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समाज का क्या नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने के लिए। तो समाज का जो नज़रिया है वो महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा बदला है, और सकारात्मक बदलाव ये हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि नकारात्मक बदलाव आए हैं, सकारात्मक बदलाव हमें दिखाई देते हैं। और कई जगह पे तो हम ये मानते हैं कि दे आर इक्वल टू मैन और इवन सुपीरियर टू मैन। इवन कई जगह तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये पुरुषों के बराबर हैं, और कई जगह तो हम पुरुषों से ऊपर ही इनको स्थान दे रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का एक सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो महिलाओं की परिस्थिति में निश्चित ही सुधार आया है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो उसमें हम फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट पारिवारिक संरचना पे क्या पड़ा। ठीक है, अब इसमें अगर डिस्क्राइब किया जाए तो देखा जाए तो परंपरागत भारतीय समाज में जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी था उसमें हम फैमिली को एक उत्पादन की इकाई के रूप में मानते थे। मतलब फैमिली को माना जाता था कि इट इज़ द प्रिंसिपल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन। मतलब कि जो भी उत्पादन होते थे परिवार ही उसको उत्पादित भी करता था और परिवार ही उसका उपभोग भी करता था। दोनों ही कार्य परिवार के ही अंतर्गत होते थे, पारिवारिक संरचना के ही अंतर्गत होते थे। पर आज के संदर्भ में देखा जाए, औद्योगिकीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो औद्योगिकीकरण में जो प्रोडक्शन का काम है वो फैक्ट्रीज़ ले लिया है, या छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो ले लिए इसका स्थान, और फैमिली अब सिर्फ एक उपभोग का साधन बन करके रह गया है,
कंजम्पशन यूनिट्स बन करके रह गया है। और सबसे बड़ी बात कि इंस्टेड ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स वर्किंग टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, अ फ्यू मेल मेंबर्स गो आउट ऑफ द होम टू अर्न देयर फैमिली लिविंग। अब देखा जाए तो पहले जब प्रोडक्शन के काम में लगे रहते तो पूरे सदस्य, परिवार के संपूर्ण सदस्य काम में लगे रहते थे। कोई कुछ काम करता था, कोई कुछ काम करता था, कोई कुछ काम करता था। पर आज देखा जाए तो आज घर के कुछ सदस्य ही प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो भी फैमिली से बाहर जा कर के। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। दूसरा एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज फैमिली स्ट्रक्चर में आया है कि पहले जो ट्रेडिशनल इंडिया में देखा जाए तो फैमिली जो था, फैमिली इज़ द ओनली सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट। परिवार ही मनोरंजन के संसाधन के केंद्र के रूप में एकमात्र संस्था थी। सिर्फ परिवार ही एंटरटेनमेंट का काम करती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट ही नहीं था। उस टाइम पे मॉल कल्चर्स नहीं थे, उस टाइम पे आउटडोर विजिट कल्चर नहीं था, बहुत पार्क कल्चर नहीं था, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया एडवांस नहीं हुए थे। क्या होता था, परिवार में ही सब लोग मिल कर के एक साथ खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती करते थे, बात करते थे, अलग अलग मुद्दों पे डिबेट करते थे। पर धीरे धीरे आज के संदर्भ में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण आता चला गया, फैमिली जो है वो अब सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं रहा। इसको रिप्लेस करके और भी बहुत सारी एजेंसीज़ ने इसका स्थान ले लिया और अब ये सिर्फ एक तरह से कहा जाए तो कंजम्पशन और बाकी चीज़ों की एजेंसी मात्र रह गई है। अगर फैमिली के स्टडी को देखा जाए तो फैमिली की स्टडी बहुत वास्ट स्टडी है। उसमें इरावती कर्वे का, IP देसाई का, KM कपाड़िया का, AM शाह का, इन लोगों का अभूतपूर्व योगदान है अगर इंडियन फैमिली किनशिप को हम स्टडी करते हैं तो। चूँकि अभी मैं फैमिली सिस्टम को नहीं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने बहुत मेंशन नहीं किया, पर हाँ देसाई के वर्क को मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। IP देसाई के वर्क को इन्होंने एक डेफिनेट मतलब एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से फैमिली का जो रोल है वो चेंज हुआ है। मैं एक यहाँ पर लाइन लिखी हूँ, आप पढ़ सकते हैं कि द हिंदू जॉइंट फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन चेंजिंग which is evident from the changes in such matter as the rules of exogamy, the laws of succession and the inheritance and composition of its household। चूँकि IP देसाई ने हिंदू फैमिली पे वर्क किया है, पॉपुलेशन चूँकि बहुत ज़्यादा है हिंदू की इंडिया में, तो मे बी इस वजह से उन्होंने हिंदू जॉइंट फैमिली पे स्टडी किया है और उन्होंने देखा है कि किस तरह से जो फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहे मॉडर्नाइजेशन चाहे सेकुलराइजेशन, ये सारे जो तमाम फैक्टर्स हैं उन्होंने किस तरह के फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंजेस ला दिया है। तो क्या चेंजेस लाए, इन्होंने 3 बातें कही हैं। पहला बोला है कि रूल्स ऑफ एक्सोगेमी। पहले फैमिली में एंडोगेमी चलता था, मैरिज सिस्टम भी हमारा एंडोगेमी था, मतलब हम अपने ही जाति के अंतर्गत विवाह करते थे। पर अब एक्सोगेमी के भी नियम आ गए, आप एक जाति के बाहर भी जा कर के दूसरी जाति से भी विवाह कर सकते हैं। लॉ ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस बदला है कि जो उत्तराधिकार का नियम था वो परिवर्तित हो गया। आज आप देख लीजिए कि बहुत सारे संविधान के या लॉज ऐसे आए हैं, लीगल लॉज ऐसे आए हैं जिसने महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दे दिया है। तो ये सब सारे कहीं ना कहीं से लॉ ऑफ सक्सेशन जो है उसके नियम में चेंजेस लाए हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ इस हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड का जो कंपोजिशन है, जो फ्रेमिंग है वो बदल रहा है। कैसे, जो ज्वाइंट फैमिली हो रही है वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज़ में चेंजेस ला रही है। मतलब ज्वाइंट फैमिली जो एक बहुत बड़ा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था इंडियन स्ट्रक्चर का, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का, ज्वाइंट फैमिली, वो ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में चेंजेस होते जा रहा है। देखिए मैं सडन सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली नहीं कह सकती क्योंकि फैमिली के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्टेम फैमिली होता है, एक्सटेंडेड फैमिली होता है, बहुत सारे फैमिली टाइप्स होते हैं।
तो पर ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है कि इरावती कर्वे ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है कि आप 3 पीढ़ी की गहराई होनी चाहिए, फिर एक ही किचन में बना, एक ही रसोई में बना खाना खाना चाहिए, एक ही पूर्वज पूजा करनी चाहिए, संपत्ति में सबका अधिकार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं ज्वाइंट फैमिली में। अगर इस कंसेप्ट से देखा जाए तो निश्चित ही जो संयुक्त परिवार की परिभाषा है अब बहुत ज़्यादा विघटित हुई है। हाँ, उसको हम ये नहीं कह सकते सीधे कि ये न्यूक्लियर फैमिली बन गया। न्यूक्लियर फैमिली का क्या डेफिनेशन है? न्यूक्लियर फैमिली का डेफिनेशन है कि हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में दास को भी ले लिया जाता है, अनमैरिड बच्चे और दास। और इंडियन में थोड़ा सा दास को, स्लेव्स को हम बहुत कंसिडर नहीं करते हैं। पर अब सीधे ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होना ये तो नहीं कहा जा सकता, पर निश्चित ज्वाइंट फैमिली टूट रही है और उसकी जगह पे एक्सटेंडेड फैमिली, स्टेम फैमिली, ये सारे फैमिलीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि देसाई ने कितना अच्छे से वर्क किया है। जब मैं फैमिली के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको और अच्छे से इन सारे पोर्शंस को बताऊंगी। और साथ में देसाई ने कॉजेज़ भी बताए कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़ बिहाइंड दिस प्रोसेस। तो पहला बताया कि इंडस्ट्रियल टाउन्स हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, कि ऐसा क्यों हुआ, ज्वाइंट फैमिलीज जो है वो रिप्लेस न्यूक्लियर फैमिलीज में क्यों कर रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियल जो टाउन्स होते थे वहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे जो आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें सारे मेंबर्स का एक साथ रहना बहुत टफ है। अगर आप में से कई लोग मुंबई के होंगे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के होंगे तो आप देखते होंगे कि मेंबर्स चाहते हैं साथ में रहना, बट दे हैव नॉट सो मच एनफ स्पेस कि वो एक साथ रहे। तो उन्हें क्या करना होता है कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दूसरे फ्लैट में रहते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ दूसरे फ्लैट में रहते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो है ये लोग अलग फ्लैट्स में रहते हैं। ऐसे ऐसे सारे जो लोग रहते हैं क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो एक ये भी है कि इंडस्ट्रियल टाउन्स बना, वहाँ पर वो रोज़गार करने के लिए गए, पर उनके पास इतना बड़ा घर ही नहीं मिला कि वो सबको एकोमोडेट कर सके। दूसरा रीज़न देसाई ने बताया है कि फैमिली ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस हैव बीन एलिमिनेटेड। जो परिवार का परंपरागत व्यवसाय था वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रहा है। द सन ऑफ सेम पेरेंट्स डिफर वाइडली इन रेस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल्स। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस था वो फैमिली का टूट रहा है। पिता कुछ व्यापार करते थे और बेटा अब कुछ और व्यापार करने लगा, और इसकी वजह से वो जो अगली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ रही है, और इस तरह से इंडिविजुअलिज्म जो है, व्यक्तिवादिता का जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर हम इसको सोशियोलॉजिकल एनालिसिस इन सब की करें। और तीसरा कारण जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि सब तीसरा बड़ा कारण है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसकी वजह से लोग अपने परिवार को छोड़ करके दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। तो देसाई ने ये पूरा डिस्क्राइब किया कि कैसे फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं और क्या उसके पीछे कारण है, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट इम्पैक्ट जब हम देखते हैं तो वो देखते हैं हमारे मैरिज सिस्टम पे, क्योंकि विवाह जो प्रणाली है, विवाह जो व्यवस्था है, वो भी भारतीय सामाजिक संगठन की एक बहुत ही पुरानी व्यवस्था है और बहुत ही समृद्ध व्यवस्था है। इसमें किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं औद्योगिकीकरण और बाकी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, तो इसमें देखा जाए तो विवाह को परंपरागत भारतीय समाज में कहीं ना कहीं से पवित्र और धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त थी। हम मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को बहुत ही सेक्रेड मानते थे, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में मानते थे। बट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जैसे जैसे आधुनिक औद्योगिक समाज होते जा रहा है, हम यहाँ पर विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मानते हैं, एक संविदा के रूप में हम मान रहे हैं। क्योंकि अब क्या है, अब बहुत सारे लीगल प्रोविजंस के थ्रू सेपरेशन का पावर मिल गया है, डिवोर्स का पावर मिल गया है।
तो ये सेक्रेड इंस्टीट्यूशन से एक कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस आते जा रहे हैं। साथ में डिवोर्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले जब ये बाकी लॉज और ये रूल्स नहीं आए थे तो एक टॉलरेशन की प्रवृत्ति ज़्यादा थी हमारे धर्म में और बाकी हमारे समाज में। पर अब जो ये टॉलरेशन का नेचर बदलते जा रहा है, अब कोई भी पार्टनर टॉलरेट करने को नहीं तैयार है और इस वजह से डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से लोग अब सोशल मतलब अब सेक्रेड बॉन्डिंग बिल्कुल से ख़त्म हो गई, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो है वो मानते हैं कि जो मैरिज है वो अभी भी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे सोसाइटी में है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं जिसमें मैरिज को एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस के रूप में स्वीकार किया गया है मोस्ट ऑफ। बट फिर भी मैं ये बात कहूँगी कि अब ट्रेंडिंग जो है वो मतलब जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है ड्यू टू लीगल प्रोविजंस और लीगल राइट्स, और इन सब कारणों से अब मैरिज को कहीं ना कहीं से सेक्रेड की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो बहुत सारी और जो विवाह के अलग अलग स्वरूप थे हमारे परंपरागत भारतीय समाज में, जिसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह था, कुलीन विवाह था, विधवा विवाह पर रोक जो लगी थी, बाल विवाह से संबंधित जो धारणाएं थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और इनकी जगह पे प्रेम विवाह मतलब लव मैरिजेस, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस और विलंब विवाह जो लेट मैरिजेस होते हैं। अब ज़्यादातर लोग शादी लेट करते हैं और साथ में जो तलाक है उसकी प्रवृत्ति हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैरिज जैसे एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के कारण क्या क्या चेंजेस आए। अब हम नेक्स्ट इम्पैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते अपने पर्यावरण को। और पर्यावरण में दोनों तरह के पर्यावरण होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट भी होता है, सोशल इन्वायरमेंट भी होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जैसे प्रोसेस का इम्पैक्ट दोनों तरह के एनवायरनमेंट पे पड़ा है, नेचुरल और सोशल दोनों पर। बेसिकली मैं यहाँ पर ज़्यादा नेचुरल इम्पैक्ट को ही दिखाऊंगी आपको। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो शुरू से ही जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता गया, एनवायरनमेंट पे उसका इफ़ेक्ट दिखता चला गया एंड सीवियर इफ़ेक्ट दिखते चला गया। It causes tremendous stress on the entire bio-network and natural system components like water, air, soil, biodiversity, etc. मतलब सारी चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट दिखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का हमारे जल पे भी उसका इम्पैक्ट दिखा, हमारी वायु पे भी इम्पैक्ट दिखा, हमारी उर्वरा शक्ति पे इम्पैक्ट दिखा और जैव विविधता पे भी इसका इम्पैक्ट दिखा। एक मैं स्टडी यहाँ पर रश्मि पटनायक जी का स्टडी कोट कर रही हूँ, इसका सोर्स मैंने पीछे डिटेल में दिया हुआ है। तो इन्होंने अपने रिसर्च में क्या रिवील किया कि इंडस्ट्री सेटअप बिफोर द 1990s इंक्लूडेड मोस्टली textile, sugars and distilleries that were water intensive and had a higher pollution potential, exerting enormous pressure on the environment. इन्होंने बोला कि 1990 के पहले जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज और डिस्टिलरीज मतलब जहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस होते हैं मेनली अल्कोहल से रिलेटेड, तो वहाँ पर वाटर पोल्यूशन हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, जिससे कि एनवायरनमेंट पे इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ा। फ़िलहाल हम लोग जो इसके एनवायरनमेंट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को देखेंगे वो 4 हेडिंग में देखेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर एयर, वाटर, सॉइल और हैबिटेट में। सबसे पहले एयर देखते हैं। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ एयर पॉल्यूशन
caused by smoke and emission generated by the burning fuels। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का एक डेफिनेशन है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ अ यूज़ ऑफ इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर, जहाँ पर इनएनिमेट सोर्स ऑफ पावर का यूज़ किया जाता है, लाइक डीजल, पेट्रोल और कोल, ये सारी चीज़ों का। तो इन सब के बर्निंग प्रोसेस में आप जानते हैं कि कितना सारा स्मोक और बाकी जो पोल्यूटेड जो मटेरियल्स निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किए हैं। एक स्टडी है, द यूनाइटेड स्टेट्स EPA रेगुलेट्स मोर देन 80 डिफरेंट टॉक्सिन दैट कैन बी फाउंड इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम एस्बेस्टस एंड डाइऑक्सिन टू लेड एंड क्रोमियम। मतलब ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। और अब बात हम करते हैं सॉइल कॉन्टामिनेशन की, कि किस तरह से मिट्टी जो है हमारी प्रदूषित होती गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से। तो ये भी नेचुरल चीज़ है कि क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे और भी हैवी मेटल्स निकलते हैं, जैसे लेड उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसने वो मिट्टी है उसको पूरी तरह से प्रदूषित कर डाला है, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की वजह से। उसी तरह अगर हम हैबिटेट में देखें, ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। कैसे हुआ है कि हम फॉरेस्ट को कट कर करके लंबर के लिए यूज़ किए, मतलब फॉरेस्ट को, जंगलों को कटाई किए और उससे लंबर निकाले। लंबर मतलब जो मोटी लकड़ियाँ होती है निकाले, और इसने कहीं ना कहीं से पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है। कैसे? हम रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमने इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने से जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशन की क्वालिटी था, मतलब एडेप्टेशन मतलब कि आप देखिए कि अगर आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर दिया जाए तो आप उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाते, आपको 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर, कई लोग तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो तो प्लांट और एनिमल्स, अगर उनको उनकी जगह से रिप्लेस कर दिया गया तो क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब हम डैम्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इन सब के लिए हम जंगलों की कटाई करते हैं, तो जो वहाँ पर रह रहे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से एक्सटिंक्ट वो हो जाते हैं, विलुप्त हो रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ है, जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रोज़ रोज़ हजारों तरह की स्पीशीज़ विलुप्त हो रही है, और ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कई तरह की नई प्रजातियां भी जन्म ले रही हैं, और कहा जा सकता है कि वो हानिकारक प्रजातियां ही जन्म ले रही हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से हम इसके इम्पैक्ट को इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। तो आपने पूरी तरह से देखा कि किस किस तरह के इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या और जो कंसेप्ट हैं या और जो प्रोसेस हैं उसकी वजह से हमारे इंडियन सोसाइटी पे पड़ा। कुछ ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हैं वो आज भी हमारे सोसाइटी में दिखती हैं, जिनमें धर्म का सिद्धांत है, पुरुषार्थ है, कर्म का सिद्धांत है, कास्ट सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, पर उसके मूलभूत स्वरूप में बहुत बदलाव आया है जिसको हमने पीछे देखा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा, और आप अपने आंसरिंग में लास्ट में जो मैंने सोर्सेज दिया है उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जीवन आगे बढ़ने का है, आगे बढ़ते चलिए, निगेटिविटी को अपने अंदर से हटाते चलिए और पॉजिटिविटी को अपनाते चलिए। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।